हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशु सिन्हा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही शॉर्ट में एक वीडियो बनाने वाली हूँ। जिस तरीके से बिहार में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसे ही एडवर्टीजमेंट निकला है, उससे रिलेटेड जो बेट के एग्ज़ाम को लेकर भी स्टूडेंट्स ने अपनी मांग पूरी तरीके से तेज़ कर दी है। बेट एग्ज़ाम क्या होता है और वो बाकी एग्ज़ाम यानी कि नेट और जेआरएफ से कैसे अलग है, आइए पहले इस चीज़ को समझते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि क्या है जेआरएफ, नेट और बेट, ये तीनों एग्ज़ाम्स क्या होते हैं। पहले तो ये बता देती हूँ कि जो हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं, जो यूजीसी एनटीए कराती है नेट का एग्ज़ाम, वो एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसमें 3 कैटेगरीज़ में रिजल्ट्स आते हैं। पहला कैटेगरी होता है जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस एडमिशन टू पीएचडी। दूसरी कैटेगरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस एडमिशन टू पीएचडी और तीसरी कैटेगरी होती है सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी। पहली कैटेगरी जो है जिसमें जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस एडमिशन टू पीएचडी है, ये सबसे इसमें ये जो जेआरएफ है बेसिकली इसी को हम जेआरएफ कहते हैं। यानी इसको निकालने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में मतलब उनको शोध करने के लिए सरकार स्टाइपेंड देती है। तो जहाँ इस कैटेगरी में जब आपने जेआरएफ निकाल लिया है तो इस कैटेगरी में स्टाइपेंड सरकार देती है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ये कैटेगरी जो है इसमें अपर लिमिट फॉर जनरल 30 ईयर्स है और बाकी रिलैक्सेशंस भी हैं अलग अलग जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उसमें। तो 30 ईयर्स की जो एज लिमिट है और इसमें जो स्टाइपेंड मिलता है वो पहले 2 साल के लिए 37,000 मंथली सैलरी स्टाइपेंड मिलता है और उसके बाद 2 साल के बाद स्टाइपेंड को आपकी इवैल्यूएशन और आपकी प्रोग्रेस को देखने के बाद फिर एसआरएफ में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। एसआरएफ में उसमें जो स्टाइपेंड होता है वो 42,000 होता है। ये सब दोनों में आपको प्लस एचआरए है। टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ। तो जेआरएफ जो निकालने के जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑफ कोर्स वो यही है कि आपको सरकार स्टाइपेंड देती है और सिटीज़ के हिसाब से जो अलाउंसेस हैं वो बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है नेट। तो नेट इज़ जस्ट जिस तरीके से जेआरएफ में मैंने बताया कि आपको अपर लिमिट होती है, लेकिन नेट के लिए कोई अपर लिमिट नहीं होती है। यानी कि आप कितने भी ईयर में और कितने भी साल में आप ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं और ये इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है नेट एग्जामिनेशन की। लेकिन इसमें सरकार आपको कुछ भी स्टाइपेंड नहीं देगी। तो नेट इज़ सेंट्रल लेवल, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट होती है नेट एग्ज़ाम में कि आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एंट्री टिकट है ये, ठीक है। यूजीसी नेट जो है वो एक एंट्री टिकट है, आपको एंट्री मिल गई है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह पर। फिनेंशियल और स्टाइपेंड रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न नेट में नहीं है, जेआरएफ में है लेकिन नेट में नहीं है। जेआरएफ के जो कट ऑफ जाते हैं वो हाई जाती है, नेट की कट ऑफ जो है वो उससे थोड़ी लो होती है। अगर मैं कहूँ एक एक बहुत ही रफ एग्जांपल दे रही हूँ मैं, उसको बहुत ही सीरियसली मत लीजिएगा। अगर 1 लाख कैंडिडेट्स ने उसको अप्लाई की एग्जामिनेशन दिया है तो टॉप 1% या टॉप 2% ही जेआरएफ निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 1% ही जेआरएफ निकालते हैं और टॉप 6% जो होते हैं वो नेट निकालते हैं। तो समझ लीजिए कितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये, ठीक है। तो लेकिन नेट के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई फाइनेंशियल हेल्प सरकार आपको नहीं देगी। थर्ड जो उसके बारे में हम बात करें, इसके बारे में बातें हो रही है कि अभी परमानेंट वैकेंसीज आने वाले हैं, तो परमानेंट वैकेंसी से पहले गवर्नमेंट एटलीस्ट बिहार गवर्नमेंट जो है वो एटलीस्ट बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले, तो कई स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ को लेकर कई बातें और कई तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो बेट का जो एग्ज़ाम है उसको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। इस एग्ज़ामिनेशन जो है वो नेट से अलग है, तीनों में अंतर है, ठीक है। तो ये अलग इसलिए है क्योंकि पहला तो बेट निकालने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ बिहार के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो भी हैं, इंस्टीट्यूशंस, राज्य सरकार के जो भी कॉलेज है, स्टेट कॉलेजेस हैं और जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप सिर्फ उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आप सेंट्रल आप बाकी किसी और भी स्टेट्स के एक रिक्रूटमेंट के लिए आप सिर्फ बेट के सर्टिफिकेट पर एलिजिबल नहीं हैं। तो दिस इज़, आई लेट मी क्लियर यू। तो सिर्फ बेट के सर्टिफिकेट लेकर अगर आप समझिए कि आप गुजरात में किसी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करें, आपके पास सिर्फ बेट है, नेट नहीं है, सिर्फ बेट है और आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको नहीं लिया जाएगा, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका जो बेट का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ बिहार तक ही लिमिटेड है।
एग्ज़ाम पैटर्न जबकि वही है कंप्लीटली, जिस तरीके से नेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक उसी तरीके से बेट का ही एग्ज़ाम होता है और ऑलमोस्ट पैटर्न वही है, टफनेस वही होगा, मतलब मार्किंग स्कीम एवरीथिंग इज़ सिमिलर। बस यही है कि आपको वहाँ पर आप सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहेंगे। इसमें भी कोई भी गवर्नमेंट आपको ग्रांट या प्रोविजंस रिलेटेड टू मॉनेटरी स्टाइपेंड कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। तो कह सकते हैं कि ये 3 कैटेगरी अलग-अलग है और तीनों कैटेगरी के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो भी बिल्कुल अलग है। तो अगर आप सीरियसली अगर अ, इस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिड ज़रूर दीजिए। अगर जब सरकार जब भी निकाले तो आप बिड ज़रूर दीजिए। लेकिन कहीं न कहीं जो विनर है वो ऑफ़ कोर्स वही है कि आप सेंट्रल लेवल नेट पर फ़ोकस करें। अब जो लोग 1-2 मार्क्स से छूट जाते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि 2 मार्क्स से मेरा एग्ज़ाम छूट गया नेट का, तो वो बेट के लिए ज़रूर फॉर्म भरें। बेट के लिए एटलीस्ट आप बिहार की एंट्री टिकट होगी बेट, ठीक है? सेंट्रल लेवल की एंट्री टिकट तो नेट ही है, पर बिहार की एंट्री टिकट आपको चाहिए तो बेट, अगर आप नेट नहीं है तो फिर आप बेट के थ्रू अपनी एंट्री टिकट लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये है फुल ओवरऑल जो इसकी डिफ़रेंस है।